नमस्ते। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भवानी। तो आइयो, ये वाला पॉडकास्ट जो है, यहाँ पर हम उन थियरीज के बारे में बात करेंगे जो थियरीज ये डिफाइन करने की कोशिश करती हैं कि वेस्ट ग्रेट है या ईस्ट। ठीक है। अभी वेस्ट में तो हम जानते हैं बहुत सारे मतलब जिन्होंने भी सीबीएसई या फिर स्टेट जो भी हो, स्कूल की विद्या, स्कूल की हिस्ट्री जिन्होंने भी पढ़ी है, वो ये जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन के बारे में बहुत वहाँ पे लिखा गया है। 10th क्लास में स्पेशली ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कॉलोनियलिज्म या फिर ग्लोबल इवेंट्स को दर्शाती हैं। और भारत के अंदर जो भारत के भारत का जो इतिहास है, द ग्रेट इतिहास, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि ब्रिटिश लोग जब यहाँ से लूट कर धन ले जाते थे, वो नाव भर भर कर ले जाते थे और कई महीनों तक ले जाते थे, फिर भी यहाँ का धन समाप्त नहीं होता था। और अब यदि हम उसका भारत की स्थिति देखेंगे, भारत ब्रिटिश के आकर यहाँ से जब गए ब्रिटिश लोग, तब भारत की जो स्थिति थी यदि हम उसे देखते हैं, तो भारत की छवि और भारत की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी जब अंग्रेज यहाँ से निकल कर गए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वाइट मैन बर्डन का ये जो मिथ है, इन लोगों ने फैलाया था, और जिसकी वजह से एक्चुअली पूरे कॉलोनाइजेशन का शुरुआत हुआ था। तो यह है कि किसी कवि ने, मेरे ख्याल से रुडयार्ड किपलिंग या कोई है, जिसने ये लिखा था किसी कविता में कि भाई ये वाइट मैन का बर्डन है। वाइट मैन मतलब जो वेस्ट के लोग हैं, जहाँ बर्फीली, जहाँ पे ज़्यादा सीजन होते हैं, जहाँ पे सूर्य ठीक से ज़्यादा समय तक दिखाई नहीं देता, जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाउंटीनेस नहीं है नेचर की। बहुत कम चीज़ें वहाँ पर उगाई जा सकती हैं खाने के लिए, बहुत कम चीज़ें हैं, और जीने के लिए बहुत कम साधन वहाँ पे उपलब्ध है। उन्हीं कम साधनों में उनको जीना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। तो इस आदमी ने कहा, रुडयार्ड किपलिंग या जो भी कवि है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, शायद रुडयार्ड किपलिंग ही होगा। तो उसने ये बताया कि भाई जो सफ़ेद दिखने वाले मानव हैं, वेस्ट के मानव हैं, ऐसी जगह पर रहने वाले मानव हैं, वो उनके कंधों पर ये इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को सिविलाइज करें। सिविलाइज, ठीक है। और बहुत ही अजीब लगता है मुझे ना कि अंग्रेज हैं, फ्रेंच हैं, पोर्चुगल हैं, ये सभी लोग धीरे धीरे कुछ क्या कहते हैं, कुछ ट्रीटी साइन हुई इन लोगों के बीच में। किसी ने वेस्ट में जाना चुना और किसी ने ईस्ट में जाना चुना, और इस तरह से पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करने का या फिर कॉलोनाइजेशन का यहाँ पे उन्होंने शुरुआत किया। और कॉलोनाइज होने के बाद, करने के बाद इंडिया को ये उनको लगा कि भाई यहाँ पर जितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं और जिस तरह का यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, और उस एजुकेशन सिस्टम के से निकलने के बाद जो यहाँ के युवक हैं, उनका जो माइंड सेट बन जाता है, ऐसे माइंड सेट के युवकों के ऊपर शासन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये उन्हें पता चला। और इसी कारण उन्होंने डिसाइड किया कि भाई यदि हमें इन पर राज करना है तो उनकी सबसे पहले तो बैकबोन को तोड़ना होगा। हैं, बैकबोन को तोड़ना होगा इनके। और बैकबोन को तोड़ने के लिए उन्होंने पहले तो अपनी जो गुरुकुल विद्यालय थे उनको डिसमेंटल करना शुरू किया। जो गुरु होते थे उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। जो मंदिर थे, जहाँ से गुरुकुल चलाने के लिए ज़्यादातर केसेस में धनराशि आती थी, जो पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था मंदिर के इर्द गिर्द घूमता हुआ, जो पूरे गुरुकुल सिस्टम को सपोर्ट करता था, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने डिसमेंटल करने का षड्यंत्र रचा। बहुत सारे किताबें हैं, प्रूफ्स के साथ हैं, रिकॉर्ड्स के साथ हैं, जो ब्रिटिश कलेक्ट कर चुके थे
कि गुरुकुल किस तरह से चलते थे, कितना सेक्युलर तरीके से चलते थे, किस किस प्रकार के लोग आते थे वहाँ पे, महिलाएं भी पढ़ती थी, लोग बच्चे भी पढ़ते थे, कास्ट वगैरह का उसमें भेदभाव वगैरह नहीं किया जाता था पहले। तो इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स हैं, और ये रिकॉर्ड सबके हैं। जब ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी जो आई थिंक 1835 के आसपास यहाँ पर आई, उसके आने से पहले के ये सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। अब मैं ये सारे प्रूफ को यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अभी तो एआई आने के बाद सब कुछ ओपन हो चुका है, और आप कहीं पर भी जाके इनके बारे में ज़्यादा शोध कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई इन्होंने उसको डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करने के बाद भारतीय गुरुकुल जाना बंद हो गया उनका। आज जब गुरुकुल जा नहीं सकते थे, तो ये जो नॉलेज है, वेदों का नॉलेज है, पुराणों का नॉलेज है, उपनिषदों का नॉलेज है, ये सभी लोगों तक पहुंचा पाना मुश्किल होने लगा। तो संस्कृति को यदि हमें फिर भी बचाए रखना था, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, हमारे लोगों के पास बचा, कि पिता अपने बेटे तक ये संस्कृति किसी तरह से पहुंचा दे। तो इस तरह से फैमिली में बाप से बेटे को ये सिस्टम, ये पूरी नॉलेज सिस्टम, ये किस एक पॉइंट पर आने के बाद ये इस तरह से बाप से बेटे तक जाना शुरू हुआ। तो इस तरह से जो नॉलेज सिस्टम है वो एक परिवार तक सीमित रहने लगी, और जो बाकियों को पढ़ाया जाता था वो स्कूलों में पढ़ाया जाता था, और ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाया जाता था। और इसी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी ऐसी थियरीज निकल कर आई, जो भारतीय कल्चर, भारतीय इतिहास, भारतीय में जो कुछ भी हुआ है उसे नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। और मैंने जितना कुछ भी पढ़ा है, और मेरा जो मानना है, ये सब कुछ हुआ उसी वाइट मैन्स बर्डन के कारण। ठीक है, कि भाई स्किन का कलर वाइट है, तो इसीलिए हम ही शुद्ध हैं, ऐसी मान्यता उनमें रही होगी, पता नहीं कहाँ से आई। और इसी तरह से उन्होंने पूरे सिविलाइजेशन को, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को वाइट वॉश करना शुरू किया। तो परिवार में तो ये चलने लगी। अभी हम थियरीज के बारे में आते हैं। तो आर्यन इन्वेजन थियरी करके ऐसी कोई थियरी यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, और उस थियरी के अनुसार उन्होंने बताया कि भाई आर्यंस जो थे वो वेस्ट में जीते थे, वो उनकी स्किन की कलर भी वाइट थी, वो डीएनए से भी सुपीरियर थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इस वजह से वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर शासन किया। भारतीय यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सिविलाइज करने का प्रयत्न किया, और उन्होंने ही जो भी स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पे, वेद हैं, उपन्यास हैं, जो भी है, इन सब की रचना उन्होंने की है। और यहाँ के जो लोग थे मूल निवासी, उनका कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि जो भी भारतीय है, जो कुछ भी भारत में अच्छी चीज़ जो भी भारत में हुई है, वो बाहर से आने वाले लोगों ने ही की है, और यहाँ पर जो बसने वाले मूल लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट में। और ऐसे ही बहुत सारी थियरीज, शायद दो तीन थियरीज और हैं जो हमने पढ़ी हैं कि, और एजुकेशन सिस्टम में जितने भी आप साइंटिस्ट लोगों के नाम देखेंगे, जब तक मैंने पढ़ा था तब तो ऐसा था कि टेक्स्ट बुक्स में हार्डली एक या दो भारतीयों के नाम हम पढ़ पाते थे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इनमें भारतीय कंट्रीब्यूशन का असल नाम होता ही नहीं था। और वेस्टर्न कल्चर में तो आप जानते हैं कि हर साइंटिस्ट को ये होड़ लगी हुई होती है हर साइंटिस्ट में, कि वो अपने डिस्कवरी के पीछे, अपने इन्वेंशन के पीछे अपना नाम चिपका दे। न्यूटन का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो उसने फोर्स के बारे में शोध किया और फोर्स के यूनिट पे अपना नाम चिपका दिया। और आज भी जब हम फोर्स के यूनिट के बारे में जब भी याद करते हैं, फोर्स के यूनिट को, तब हम न्यूटन को भी याद करते हैं। जबकि अगर इंग्लिश की डिक्शनरी में न्यूटन का यदि कोई अर्थ होगा भी, तो वो अर्थ फोर्स की यूनिट के जैसा तो नहीं होगा, राइट।
तो एक तरफ तो भाषा का कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू हो जाता है कि किसी और का नाम जिसका मीनिंग कुछ और ही है, वो नाम हम किसी और ऑब्जेक्ट से चिपका देते हैं जिसकी इन्वेंशन या जिसकी डिस्कवरी उस व्यक्ति ने की, और उस डिस्कवरी के बीच में और उस व्यक्ति के नाम के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता। तो इससे होता यह है कि लोगों को इसी बहाने उस व्यक्ति को याद करना पड़ता है जिसने इसका इन्वेंशन किया। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर में ये माना जाता है, मुझे रिसेंटली पता चला, एक मूवी में देखा था मैंने कि भाई लेकिन ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग उनके हर काम में दिखाई देती ही है। आप देख लीजिए, डेप्थ में देख लीजिए, थोड़ा सा डीपर थिंकिंग करके देख लीजिए, जो भी वो काम करते हैं उसमें वो अपना नाम घुसाने की अवश्य कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इंसान की मृत्यु 2 बार होती है। एक बार तब जब वो देह छोड़कर चला जाता है, और दूसरी बार तब जब उसे याद करने वाला कोई बचता नहीं है। तो कोई ना कोई उसे याद करने वाला हो, उसके नाम को याद करने वाला हो, उसे उसी नाम से याद करने वाला हो जिस नाम से उसका जो देह है, जो जिया है, वो देह जाना जाता था, उसी नाम से लोग उसे याद करते रहे। और इसी थिंकिंग के कारण हर एक साइंटिस्ट में होड़ लगी है कि भाई वो अपना नाम कहीं ना कहीं चिपका दे अपने इन्वेंशन के साथ, और जितनी ज़्यादा उसकी इन्वेंशन चलेगी उतना ज़्यादा उसका नाम याद होता रहेगा, और उसी तरह से उसका जो दूसरी मृत्यु है उसकी, वो किसी न किसी तरह से टलती रहेगी। तो यही है। भारत में तो इसका उल्टा है ना। जब कोई ऋषि या फिर कोई महान आदमी कोई इन्वेंशन करता है या कुछ नया पता लगाता है, कोई बड़ा काम करता है, तो उस व्यक्ति को एक नया नाम दिया जाता है उसके कार्य पर डिपेंड करके। तो उस व्यक्ति का जो जन्म नाम होता है वो भूल जाते हैं लोग, लेकिन उसका जो कार्य किया है उसने, उस कार्य के कारण उसे जो नाम मिला है उसको याद रखते हैं। अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि व्यास जी, तो जो व्यास जी हैं उन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा कहा जाता है। रचना माने उनका संकलन किया, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वेद तो उनके पहले से ही थे। तो उन्होंने वेदों का संकलन किया, और वेदों के संकलन के साथ साथ उन्होंने पूरे महाभारत की रचना की। महाभारत को जो इतिहास है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, इतिहास है, उस इतिहास को रचा उन्होंने, उसको कैप्चर किया, उसका भी संकलन किया। तो व्यास जी को हम व्यास जी के नाम से ही जानते हैं, वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं, ना कि उनके जन्म नाम के वजह से। उनका जन्म का नाम था कृष्ण द्वैपायन, और कृष्ण का अर्थ होता है जो काला, जिसकी त्वचा काली होती है, उसे हम कहते हैं कृष्ण। और जिसका जन्म द्वीप पर हुआ, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे द्वैपायन, मतलब द्वीप पर जिसका आना हुआ, द्वीप पर जिसका जन्म हुआ। तो कृष्ण द्वैपायन उनका जन्म का नाम था, और उनके जन्म के नाम को हम बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भी नहीं जानता था, बहुत बाद में मुझे पता चला कि भाई वेद व्यास जी असल में उनका जन्म का नाम जो है, उनके माता पिता ने उनको जो नाम दिया था वो बिल्कुल भिन्न था। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो वेद व्यास जी के बाद वेद के संकलन का कार्य जिसको सौंपा गया, उन्हें भी वही पदवी मिली। तो एक हिसाब से ये जो नाम है, ये नाम पदवी का काम करने लगा। और इसे देखिए कितना अच्छा प्रभाव ये होता है नॉलेज सिस्टम के ऊपर, कि जिसने जो काम अच्छा किया, उस अच्छे काम के आधार पर उसे एक नया नाम मिला, और उस अच्छे काम से उस नाम का जो उसे मिला, बाद में मिला, उसका बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि उस नए नाम की मीनिंग उसके काम से जुड़ी हुई है। तो केवल उसके नाम को जान लेने से किसी को भी उसके काम का भी पता चल जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। हाँ, लेकिन इस तरह के काम को करने के लिए थोड़ा सेल्फिशनेस, थोड़ा क्या, बहुत ही सेल्फिशनेस कम रहना पड़ेगा व्यक्ति में। तो सेल्फिशनेस कम रखने की जो एबिलिटी है वो वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ही चलता है, क्योंकि सर्वाइवल करना ही मुश्किल है। बॉन्टीनेस नहीं है नेचर की, बहुत कम साधन है,
उन कम साधनों में उनको एक्सप्लॉइट मतलब कम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना खाने के लिए अन्न अर्जित करना होता है, रहने के लिए घर अर्जित करना होता है, और इन सारी चीज़ों में ही उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मटेरियलिस्टिक जो बातें हैं उनमें उनकी ज़्यादा रुचि है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर स्पिरिचुअल लोग हैं ही नहीं, आजकल तो वहाँ पे जैसे स्पिरिचुअल लोग निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, ये बात तो है। क्योंकि लेकिन अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये सभी हम थोड़ा जानते हैं। जो हमारे पास पहले से है वो तो हमारे घर का है, और घर की चीज़ों को हम तो घर की चीज़ों को हम उतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो हमेशा से हमारे साथ ही रहा है और कहीं जाएगा नहीं। ये हमारे पास ये ईजी गोइंग फीलिंग हमारी हो जाती है घर की चीज़ों के लिए। लेकिन ये घर की चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितनी वैल्यू हमें दे रही है, ये इसका हमें आभास ही नहीं होता। ये वैल्यू जब किसी दूसरे के पास चली जाती है तब हमें उसका आभास होना शुरू होता है कि भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास थी और वही ये हमारे हाथ से निकल गई। और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। और अच्छी बात यह है कि अभी भारतीयों में कुछ ज़्यादा फीलिंग ये आ रही है कि हमें अपने कल्चर की रक्षा करनी चाहिए, हमें कल्चर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमारा कल्चर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको सही मायने में अपने आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क में अगर बिठाना है हमको, तो इन सभी जो गलत थियरीज़ की वजह से अपना एजुकेशन सिस्टम में जो थी उनकी वजह से जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे बच्चों में बन रहा है, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम ख़त्म करें। तो इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उस सत्य की खोज की जाए जिसकी वजह से भारत इतना ग्रेट बना था। तो इसी थियरी की खोज में मैं चल पड़ा था। तो इसी को मैंने परसूट ऑफ द ट्रूथ नाम दिया अपने जीवन में। और साइलेंटली ये पैसिवली मेरे मस्तिष्क के पीछे जो बैकग्राउंड वर्क जैसे होता है, मेरे मन मस्तिष्क में ये प्रोसेस हमेशा चलता रहा। कभी एक्टिवली चलता रहा, कभी पैसिवली चलता रहा। जब मैं इन्फीरियर फील करता था, ये पैसिवली मेरे मन के अंदर चलता रहता था, और रियलाइज़ मुझे होता था कि भाई ऐसा कुछ है जिसके डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता था कि भाई मुझे भी परिवार के लिए थोड़ा सा करना चाहिए कुछ, क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर। और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरटेक कर लेती थी तो मैं थोड़ा शांत हो जाता था, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती थी और मुझे लगता था कि भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख लिया है, उसका हमने टेक केयर कर लिया है, तब मैं धीरे धीरे मेरा ये सोचना शुरू होता था कि भाई मैं अब ये तो काम हो गया, अभी आगे का क्या है। तो आगे मुझे दूसरे चीज़ों पे ध्यान देना है। तो पैसिव जो चीज़ अंदर दबी पड़ी हुई थी, जो परस्यूट ऑफ ट्रूथ दबी पड़ी हुई थी, वो फिर से एक्टिवेट हो जाती थी। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ होते हुए बहुत मतलब कॉलेज के समय तक ये थोड़ा एक्टिव रही, उसके बाद थोड़ा पैसिव फॉर्म में जाना पड़ा उसको। और रिसेंटली जब मैंने कॉलेज को छोड़कर एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन की, तब वो फिर से थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गई। और इसी एक्टिवेशन के बाद ये जो कुछ भी निकल कर आई है, जो अंडरस्टैंडिंग उससे निकल कर आई है, उसी को मैं इन वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये तब से बात कर रहा है कुछ ऐसी थियरी की, कुछ ऐसे सत्य की जो इन सारे रॉन्ग नैरेटिव्स को काउंटर कर सकता है, और इसने तो बताया ही नहीं ये कौन सी थियरी है, ये कौन सा नैरेटिव है जो ये बिल्ड कर रहा है। तो भाई मैं इसके बारे में ऑलरेडी मेरे कल के या परसों के पॉडकास्ट में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट करने में बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, अभी मैंने शुरू किया है, और उसे एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ।
हम्म, तो क्या करने वाले? हम्म।